हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 वसंत भाग 3 से बस की यात्रा, जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इसके प्रश्न उत्तर। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और क्लास को पूरा अटेंड करना, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको व्याख्या सहित यहाँ पर कराऊंगी। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो किसी न किसी प्रश्न का उत्तर आपके समझ में नहीं आएगा, और अगर वही प्रश्न आपसे पूछ लिया गया एग्ज़ाम में तब फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो पूरी क्लास अटेंड करना और अंत में जा कर के लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। अगर आपने शुरू में अटेंडेंस नहीं लगाई है तो अंत में दबा देना। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे और आपको पता रहेगा कि मैंने कौन सी वीडियो नई अपलोड की है। तो शुरू करते हैं हम क्लास 8 के लिए वसंत भाग 3 से बस की यात्रा। हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया ये हास्य व्यंग है, और इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास हम कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी की आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो शुरू करते हैं हम। तो बच्चों, इस पाठ का पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। ये 4-5 क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं पीछे, जिसमें आपको कारण बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहला प्रश्न उसका है ये। इसका उत्तर है, लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव इसलिए जगा क्योंकि वह थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदल रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था। इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कह करके उस पर व्यंग किया है। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की बड़ी तारीफ कर रहा था बैठा बैठा, और बलिदान और त्याग की ऐसी भावना लेखक को कहीं और देखने को नहीं मिल रही थी कि जो इंसान जानता है कि मेरी बस में इतनी कमी है, उसके टायर घिसे हुए हैं, बहुत पुरानी है और बिल्कुल कंडम हालत में है, तो ऐसी बस को वो क्यों चला रहा है, ये सोच करके ही लेखक उसके प्रति श्रद्धा भाव से भर गया। लेखक को लगा कि बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और नहीं मिलेगी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि बस बहुत ही पुरानी हो गई थी। उसका कोई भरोसा नहीं था कि कब चलते चलते रुक जाए। अगर रात में वो कहीं ख़राब हो जाती तो लेखक को बहुत परेशानी होती। रात में कहाँ जाता वो अंधेरे में। इसीलिए लोगों ने उसे मना किया कि रात वाली बस से, शाम वाली बस से सफ़र मत करो, और कुछ लोग तो उसमें से उस बस को डाकिन भी कह रहे थे। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झंझनाने लगी, सारी बस में से आवाज़ आने लग गई। लेखक यह सोचने पर विवश हो गया कि वो बस में बैठा है या इंजन के अंदर। जब बस के ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया तो पूरी बस में से आवाज़ आने लग गई। अब लेखक ये सोचने लग गया बेचारा कि मैं बस के अंदर बैठा हूँ या मैं इंजन के अंदर बैठा हूँ जो इतनी आवाज़ आ रही है। सारी बस पूरी तरह से हिल रही थी। लेखक को ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर ही बैठा हुआ हो। इसीलिए लेखक को ऐसा लगा कि जैसे वो बस के इंजन के अंदर बैठा हो, क्योंकि पूरी बस हिल रही थी और पूरी बस ही इंजन जैसी आवाज़ कर रही थी। चौथा प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई। लेखक ने जब कंपनी के हिस्सेदार से पूछा था कि ये बस चलती है तो उसने कहा हाँ चलती ही नहीं है बल्कि अपने आप चलती है। तो लेखक को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी खराब कंडीशन में ये बस खड़ी है यहाँ पर, ये चलती है और अपने आप चलती है। लेखक को इस बात पर हैरानी हुई कि इतनी टूटी फूटी बस कैसे चल सकती है। देखने से लग ही नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी,
क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी और उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो ये सदियों का अनुभव उसने ले रखा हो, यानी कि बहुत सदियों पुरानी बस लग रही थी वो देखने से। उसका प्रत्येक कलपुर्जा हिल रहा था, इसलिए लेखक को हैरानी हो रही थी कि क्या ये बस अपने आप से चलेगी। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि भाई बस की हालत इतनी खराब थी। लेखक के अंदर जो भी विचार आ रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि बस की हालत बहुत ही खराब है। लेखक को हमेशा ये लग रहा है कहीं बस टकरा ना जाए, कहीं बस गिर ना जाए, कहीं हम खाई में ना गिर जाए, कहीं हम पेड़ से ना टकरा जाए। तो अब वो रात का सफ़र कर रहा है और जंगल के रास्ते से बस जा रही है। तो एक पेड़ जब आता था तो लेखक को लगता था बस इससे अब टकरा जाएगी, उससे बच करके वो निकलते थे तो अगला पेड़ सामने दिखाई देता था और लेखक को लगता था कहीं इससे ना टकरा जाए, इसलिए लेखक को सारे पेड़ अपने दुश्मन दिखाई दे रहे थे। देखिए उत्तर पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। लेखक को बहुत डर लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अभी किसी पेड़ से टकरा जाएगी और वो लोग जख्मी हो जाएंगे। एक पेड़ निकल जाने पर लेखक दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए, इसलिए वे पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। छठा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ था? 3 बातें पूछी गई हैं। एक तो किसके नेतृत्व में हुआ था, इसके नेता कौन थे, मतलब किसने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और दूसरा इसका कारण क्या था, ये क्यों चलाया गया था, और कब, डेट पूछिए कि कब हुआ था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। जो हिस्ट्री की बुक्स अवेलेबल हैं आपके पास जो भी हैं उसमें से ढूंढ करके आपको इसका उत्तर देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 में दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। आरंभ का अर्थ है शुरू होना। अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने, यानी कि अंग्रेज सरकार को मदद ना करने के कारण, और पूर्ण स्वाधीनता, हमें पूरी तरह से आज़ाद करो, हमें आज़ाद हिंदुस्तान चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए ये आंदोलन किया गया था। इसीलिए इसका नाम था सविनय। विनय मतलब बड़े ही पोलाइटली, अवज्ञा मतलब उनका कहना नहीं मानना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि बहुत पोलाइटली उनका बहिष्कार करना है, उनका कहा हुई बात को नहीं मानना है। ये इसका पूरा अर्थ निकलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ये शुरू हुआ था 1930 में, महात्मा गांधी इसके नेता थे और ये दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने के लिए और पूरी तरह से स्वाधीनता यानी कि भारत को पूरी तरह से आज़ाद कराने के लिए ये आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। अब इस पाठ में सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शब्द क्यों प्रयोग किए लेखक ने, आखिर वो क्या बताना चाहता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन ना करने के लिए किया गया था। मतलब ब्रिटिश सरकार जो भी ऑर्डर देगी उस ऑर्डर को हम नहीं मानेंगे, ये भावना थी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की। भारतीयों ने कहा था कि हम अंग्रेज सरकार को किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेंगे, उसकी कोई भी बात हम मानेंगे नहीं। अब बस में लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग क्यों किया? ये प्रतीक भाषा है, यानी कि लेखक बस के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से बता रहा है कि जो बस थी वो भी कॉपरेट नहीं करना चाहती थी, कोई भी ऑर्डर को मानना नहीं चाहती थी। वो भी ये कह रही थी कि मुझे पूरी तरह से अब आज़ाद कर दो, मुझे नहीं चलना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में किया है, बड़े आकर्षक ढंग से किया है। लेखक बस पर व्यंग कर रहा है कि बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही। दौर का मतलब टाइम पीरियड, जैसे उस समय में भारतीय ब्रिटिश सरकार के ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहे थे, उनकी किसी बात को मान नहीं रहे थे, इसी तरह से आज बस भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर भाग जाएगी और कभी लगता था कि बॉडी सीट को छोड़ करके भाग जाएगी। कुछ देर चलने पर तो ये सारा ही भेदभाव मिट गया, पूरी बस ही खराब हो गई और बस ने चलने से ही मना कर दिया था। 8वां प्रश्न,
आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। देखिए बच्चे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप कहीं घूमने के लिए गए हो तो उसके बारे में आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे दो बातें कही हैं, खट्टे और मीठे। खट्टे मतलब होता है कि कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस आपको रहा हो जिसमें आपको परेशानी हो गई हो उस यात्रा में, कुछ ऐसे आपकी बस खराब हो गई हो, कोई चोर डाकू मिल गए हो रास्ते में, या कुछ गुम हो गया हो, इस तरह का कोई अनुभव। और मीठे मतलब आपके साथ बहुत अच्छा हुआ हो उस यात्रा में। तो खट्टे मीठे दोनों तरह के अनुभव आपको लिखने हैं। हालांकि ये प्रश्न आपके अपने लिखने के लिए, फिर भी मैंने आपकी मदद के लिए यहाँ पर इसका उत्तर ले लिया है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ इस उत्तर को। यात्रा शब्द अपने आप में छोटा अवश्य है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही रोमांच देने वाला है ना। यात्रा दो अक्षरों से मिलकर बना है, लेकिन इसका जब यात्रा करने हम निकलते हैं तो खास तौर पे आप बच्चे लोग जब यात्रा के लिए निकलते हैं, कितना मजा आता है ना। अगर मम्मी पापा कह दें कि हम कल आगरा घूमने जा रहे हैं, हम नैनीताल जा रहे हैं, हम शिमला जा रहे हैं, हम मसूरी जा रहे हैं, ऊटी जा रहे हैं, कहीं भी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आप कितने खुश हो जाते हैं। फटाफट से अपनी पैकिंग करना, अपना बैग रखना, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके बताना कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो नए नए अलग अलग स्थानों पर घूमने का बड़ा ही मज़ा आता है। वैसे तो मैंने आप बहुत सी यात्राएं की, मैंने नहीं की बेटा, मैं तो घर पर ही रहती हूँ और आप बच्चों को ही पढ़ाती हूँ। मैंने सारी उम्र अपनी पढ़ाने में ही बिता दी है। मैं भी हिल स्टेशन के ही एक बहुत बढ़िया स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल में टीचिंग करती रही हूँ। अलग अलग स्थानों पर घूमने का बड़ा मज़ा आता है। मैं यहाँ पर मैंने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की तरफ से बोल रही हूँ कि आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। किंतु पिछले साल की यात्रा को भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। बात सर्दियों की है, हम लोग घूमने के लिए शिमला गए। मन में बर्फ गिरते देखने की उत्सुकता और बर्फ में खेलने की इच्छा तीव्रता से बढ़ रही थी। तीव्रता से यानी बहुत तेजी से, तीव्रता बहुत तेजी से मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं वहाँ बर्फ में खेलूंगी या खेलूंगा, जो भी आप हैं। बर्फ़ में खेलना और बर्फ़ में कूदना और बर्फ़ को गिरते हुए देखना बहुत अच्छा अनुभव होता है। मैंने अपने जीवन के कई साल तक बर्फ़ पड़ते हुए देखी है, क्योंकि मैंने बताया मैं हिल स्टेशन में बहुत साल, अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी मैंने वहीं काटी है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है बर्फ़ को देखना। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, लेकिन इस क्लास को अटेंड करने के बाद मम्मी पापा से जिद मत कीजिएगा कि हमें हिल स्टेशन पर लेके जाइए, नहीं तो वो दुर्गापाल मैम की क्लास देखने से आपको मना कर देंगे। शाम को हम रेलगाड़ी से शिमला जाने के लिए निकले। रात को हमें सोए हुए थोड़ी देरी हुई थी कि अचानक गाड़ी झटके के साथ रुक गई। अब भी रात को तो सब लोग सो जाते हैं ट्रेन में, सब आराम से सो रहे थे। तो आपकी तरफ से है ये आंसर, तो आप भी सो रहे थे। अचानक से गाड़ी झटके के साथ रुक गई। नीचे की सीटों पर जो सोए हुए लोग थे वो धड़ाम से नीचे गिर गए, और जो ऊपर की बर्थ पर सोए हुए लोग थे वो भी नीचे ही तो गिरेंगे, तो उनको भी काफ़ी चोटें आई। कारण पता किया तो पता चला कि किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी थी। गाड़ी रोकने का कारण एक चोर का बैग चुराकर भागना था। लगभग 25 मिनट के बाद गाड़ी दोबारा चलने लगी। अब हमारी आंखों से नींद उड़ गई थी। अब नींद हमसे कोसों दूर थी, मतलब कि अब हमें नींद नहीं आ रही थी। सवेरे कालका स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर बस के द्वारा हम शिमला के लिए चल पड़े। ट्रेन की अपेक्षा बस की यात्रा बहुत सुहावनी थी, मतलब बहुत अच्छी थी। अभी बस आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि जोरदार बर्फबारी होने लगी। जिस चीज़ को देखने के लिए गए थे वही मिल गई। रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। हम बर्फ को गिरते हुए देख रहे थे, लेकिन उसका आनंद नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि रास्ता बंद था ना। रास्ता खुलने के बाद जब शिमला पहुंचे तो हम बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन फिर शिमला की खूबसूरती देखकर हम अपनी सारी थकान भूल गए। हम लोग 3 दिन तक वहाँ बिछी बर्फ पर घूमते रहे। हमारे लिए ये कभी ना भूलने वाला अनुभव था। यह यात्रा मुझे सदैव याद रहेगी। सदैव का अर्थ क्या होता है? कुछ बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइए, किसको पता है सदैव? सदैव का अर्थ है हमेशा, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये यात्रा हमेशा याद रहेगी। अंतिम प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी बुक के पीछे दिया हुआ है, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, मतलब कि आप इमेजिनेशन से सोचिए कि अगर बस जिंदा होती, मतलब हमारी तरह बोल सकती होती, तो अपनी बुरी हालत और भारी बोझ जो उसमें यात्री बैठे थे, जो उसको बोझ से कष्ट हो रहा था और उसकी हालत बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, और अभी भी कंपनी का जो हिस्सेदार था उसको बदलने के लिए तैयार नहीं था, उसको रोक नहीं रहा था कि बस को अब छोड़ दो, इसे मत चलाओ, इसे अब ख़त्म कर दो, तो वो अपने इस दर्द को कैसे व्यक्त करती, ये लिखना है आपको। बस एक निर्जीव वस्तु एवं यातायात का साधन है। आपको पता है ना यातायात का साधन मतलब? यातायात मतलब क्या होता है? बच्चे कमेंट करें फटाफट से। यातायात का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन।
जिस चीज से हम एक जगह से दूसरी जगह, जिस भी वाहन से हम एक जगह से दूसरी जगह आते आते हैं उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, यातायात का साधन कहते हैं। लेकिन अगर बस जीवित प्राणी होती तो अपनी बुरी दशा का वो मार्मिक वर्णन करती, मतलब कि बहुत ही दयनीय, मन को छूने वाला, दर्द उठाने वाला वर्णन को करती। वो कहती कि देखो मेरे टायर जिनके सहारे मैं हर स्थान पर गमन करती हूँ, गमन करना मतलब घूमती रहती हूँ, एकदम बदहाल बेकार हो गए हैं, ये घिस गए हैं। मेरे इंजन के साथ मेरा पूरा शरीर खनखना रहा है, मैं भी इंजन की भांति हिलने डुलने लगती हूँ। कभी मेरी ये आंखें मुझे धोखा दे जाती हैं तो कभी मेरा पेट यानी पेट्रोल की टंकी, और आंखें यानी उसकी जो हेडलाइट्स खराब हो गई थी ना। कुल मिलाकर मेरी दशा अत्यंत दयनीय और विचारणीय है। अब ना तो मुझसे तेज चला जाता है और ना ही अधिक वजन उठाया जाता है। मैं पूरी तरह से वृद्ध एवं लाचार हो चुकी हूँ। वृद्ध यानी बूढ़ी और लाचार यानी जिसका अपने ऊपर कोई बस नहीं होता है। तो मैं पूरी तरह से बूढ़ी और लाचार हो चुकी हूँ, इसलिए भैया मुझे बख्श दो। अगर उसकी जुबान होती ना बस के तो वो इस तरह से बात करती। देखिए ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्स्ट्रा कराए हैं एनसीईआरटी के हैं आपकी बुक में पीछे ही, लेकिन आपको ये कोई भी टीचर नहीं कराएंगे, ना ही आपको ये कहीं लिखे हुए मिलेंगे। किसी वीडियो में आप देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको ये कराए हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है बच्चों कि हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है कि मैथ्स है या साइंस है, इसके फॉर्मूलाज हम याद कर लें। हिंदी एक भाषा है, इसको आप जितना पढ़ेंगे, जितना बोलेंगे, जितना लिखेंगे, उतने ही आप इसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे ही इसलिए जाते हैं कि बच्चा भाषा में पकड़ बना सके, और ये बहुत जरूरी है कि हमारा हिंदी भाषा में पकड़ होना चाहिए, ताकि आगे अपने भविष्य में जब कभी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं या किसी भी तरह की हायर स्टडीज करते हैं तो एक भाषा के ऊपर आपकी पकड़ पूरी होनी चाहिए। इंग्लिश पर आपकी पकड़ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए इस पे पकड़ होना भी बहुत जरूरी है। और अब आगे आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हिंदी का चलन बहुत बढ़ जाएगा, तो उसके लिए भी आपको जरूरी है कि हिंदी पढ़ना, बोलना, लिखना आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं जो कहीं नहीं कराए जाते हैं, ताकि आप इन्हें पढ़ें, सुने और या देखें। अगर देखने भर से भी आपको कुछ मात्राएं अधिक ज्ञान हो जाएगा, कुछ शब्द नए मिल जाएंगे जिससे आपको भविष्य में फायदा होगा। तो बच्चों ये था बस की यात्रा पाठ के प्रश्न उत्तर जो मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको समझाए हैं। अगर आपने क्लास को ध्यान से अटेंड किया है बेटा तो आप पूरी प्रश्नों के उत्तर खुद से आप लिख सकेंगे, आपको सब समझ में आ गया होगा। अब क्लास के अंत में अगर आपने शुरू में लाइक का बटन नहीं दबाया था तो एक बार फिर से दबा दीजिए, और अगर दबा चुके हैं तो बिल्कुल मत दबाइएगा। इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना तो भूल जा रहे हैं। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बताइएगा कि दुर्गा पाल मैम की क्लास में कितने बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिससे आपको और आपके दोस्तों को सभी को फायदा मिलेगा। अब बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब अगली वीडियो लेकर के मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.